Hello everyone, today we are going to cover the chapter 4 from the subject RCD, Resolution of Corporate Dispute, Non-Compliance and its Remedies. The chapter 4 is about the fraud under section Companies Act and Indian Penal Code 1860. इस चैप्टर में तीन चीज़ है, फ्रॉड, चीटिंग एंड फॉर्जरी. ये तीन चीज़ के बारे में हमने इन डेप्थ पढ़ना है. तो लेट्स स्टार्ट विद फ्रॉड. मीनिंग ऑफ फ्रॉड की बुक डिक्शनरी में क्या एक्सप्लेनेशन है. एज पर बिजनेस डिक्शनरी, फ्रॉड मीन्स एन एक्ट और अ कोर्स ऑफ डिसेप्शन विथ एन इंटेंशन ऑफ कंसीलमेंट ऑफ फैक्ट, ओमिशन, प्रिवेंशन ऑफ ट्रुथ. बिजनेस डिक्शनरी के अकॉर्डिंग फ्रॉड का मतलब है कोई एक ऐसा एक्ट या फिर कोई ऐसा डिसेप्शन करना जिसमें तुम्हारा इंटेंशन हो ताकि तुम कोई फैक्ट कंसील कर सको, ओमिट कर सको या तो प्रिवेंट कर सको ट्रुथ, सच्चाई को तुम छुपाओ, तो उसे फ्रॉड कहते हैं. टू गेन अनलॉफुल और अनफेयर एडवांटेज, किस चीज़ के लिए? ताकि हम गेन कर सके अनलॉफुल और अनफेयर एडवांटेज. इंड्यूस कर सके अदर पार्टी को विथ वैल्यूबल आइटम और सरेंडर हिज लीगल राइट, मतलब किसी अदर पार्टी को ऐसा इंड्यूस मतलब ऐसा इन्फ्लुएंस करे ताकि वो सरेंडर कर सके अपना लीगल राइट और उसके वैल्यूबल आइटम को हम पा सकें. टू इन्फ्लिक्ट इंजरी टू समवन, या तो किसी को हार्म या इंजरी पहुंचाना. अनलॉफुल गेन, इंड्यूस अदर पर्सन, और टू इन्फ्लिक्ट इंजरी बाय कंसीलमेंट ऑफ फैक्ट, ओमिशन एंड प्रिवेंशन ऑफ ट्रुथ. एज पर ब्लैक लॉ डिक्शनरी, फ्रॉड को डिफाइन किया गया है. फ्रॉड कंटेन द फॉलोइंग एलिमेंट्स. ब्लैक लॉ डिक्शनरी के अकॉर्डिंग फ्रॉड में ये सब होता है. रॉन्ग रिप्रेजेंटेशन ऑफ मैटर ऑफ फैक्ट विद एन इंटेंशन टू डिसीव, सेम वही चीज़ रहेगा. रॉन्ग रिप्रेजेंटेशन करना मैटर ऑफ फैक्ट को वो विद इंटेंशन टू डिसीव, विद बाय वर्ड्स, या तो वर्ड्स के थ्रू या फिर कोई ऐसा कंडक्ट, या तो सप्रेस करना मटेरियल फैक्ट सो दैट द अदर पार्टी सफर सम इंजरी और द पार्टी मेक फॉल्स रिप्रेजेंटेशन हैज सम अनलॉफुल गेन. रॉन्ग रिप्रेजेंटेशन करना फैक्ट का विद इन इंटेंशन टू डिसीव एंड टू सप्रेस करना मटेरियल फैक्ट बाय वर्ड्स और बाय सप्रेसिंग द मटेरियल फैक्ट सो दैट द अदर पार्टी जो अदर पार्टी है उसको कोई इंजरी हो और पार्टी मेकिंग करना और वो फॉल्स रिप्रेजेंटेशन करे टू अनलॉफुल गेन कंपनी में. नाउ अब फ्रॉड को डिफाइन करा गया है क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1973 में. ये दिखाता है कि प्रोसीजर क्या है. इट प्रोवाइड्स द प्रोसीजर प्रोवाइडिंग द मशीनरी फॉर पनिशमेंट ऑफ ऑफेंडर्स अंडर द सब्सटैंटिव क्रिमिनल लॉ. क्रिमिनल प्रोसीजर कोड हमें एक प्रोसीजर बताता है कि कोई भी पर्सन फ्रॉड के अंदर डिफाइन हो जाता है तो उसके ऊपर क्या सब्सटैंटिव क्रिमिनल लॉ प्रोसीजर डिफाइन होगा वो बताता है. द कोड डज नॉट, ये क्रिमिनल प्रोसीजर कोड फ्रॉड को डिफाइन नहीं करता, उसके प्रोसीजर्स को डिफाइन करता है. द कोड डज नॉट डिफाइन व्हाट इज फ्रॉड, सो टू अंडरस्टैंड इट वी हैव टू रेफर इंडियन पीनल कोड. इंडियन पीनल कोड हमें बताएगा कि फ्रॉड एक्चुअली में होता क्या है. तो फ्रॉड अंडर इंडियन पीनल कोड. इंडियन पीनल कोड डज नॉट डिफाइन द टर्म फ्रॉड. इंडियन पीनल कोड फ्रॉड को डिफाइन नहीं करता बट डिफाइन करता है फ्रॉडुलेंटली. मतलब फ्रॉड का मतलब वो होता है कोई भी एक्ट किया गया हो फ्रॉडुलेंटली तो फ्रॉड कहलाता है. तो एक्जैक्टली फ्रॉड को तो इंडियन पीनल कोड डिफाइन नहीं करता है, लेकिन फ्रॉडुलेंटली अंडर सेक्शन 25 में इंडियन पीनल कोड फ्रॉडुलेंटली को डिफाइन करता है कि अ पर्सन इज सेड टू एक्ट फ्रॉडुलेंटली इफ ही डज दैट थिंग विद एन इंटेंशन टू डिसीव एंड नॉट अदरवाइज. कोई एक पर्सन तभी कहलाएगा कि उसने कोई एक्ट फ्रॉडुलेंटली किया है अगर उसने वो काम एक इंटेंशन, किसी को डिसीव करने के इंटेंशन से किया गया है. दो एलिमेंट्स है फ्रॉड के एज पर आईपीसी. ये दो एलिमेंट्स होने चाहिए किसी एक्ट में तभी वो एक्ट एज अ फ्रॉड कहलाएगा. टू डिसीव समवन, किसी को डिसीव करना, या तो और टू इन्फ्लिक्ट इंजरी बिकॉज ऑफ सच डिसेप्शन, और उस पर्सन को उससे इंजरी हो, उस डिसेप्शन से कामयाब हुए टू कॉज इंजरी, मतलब इन्फ्लिक्ट करना इंजरी और उस इन्फ्लिक्शन में हम कामयाब भी हो गए उसको इंजरी पहुंचाने में, तो वो फ्रॉड कहलाता है. अब आता है इम्प्लीकेशन ऑफ फ्रॉड अंडर सेक्शन आईपीसी 1860 में. कुछ सेक्शन है 421, 422, 423. फ्रॉडुलेंटली रिमूवल और कंसीलमेंट ऑफ प्रॉपर्टी टू प्रिवेंट डिस्ट्रीब्यूशन टू क्रेडिटर्स, मतलब कि किसी प्रॉपर्टी को रिमूव या फिर कंसील मतलब छुपा दो ताकि वो हम क्योंकि क्रेडिटर्स का अगर हमारे ऊपर क्रेडिटर्स हो जाते हैं तो उनकी लाइबिलिटी हो जाती है कि वो हमारे एसेट्स को डिस्पोज ऑफ कर सकें अपना मनी रिकवर करने के लिए. लेकिन वो फ्रॉड अंडर 421 सेक्शन में अगर हम रिमूव करते हैं और कंसील करते हैं प्रॉपर्टी तो ताकि हम बचा सकें उसे क्रेडिटर्स को देने में. फ्रॉडुलेंटली प्रिवेंटिंग द डेट हैविंग बीन मेड अवेलेबल टू क्रेडिटर्स, अपने डेटर्स को छुपाना. पहले तो यहाँ पर प्रॉपर्टी को छुपाना क्रेडिटर को देने के लिए, यहाँ पे डेटर्स को छुपाना ताकि क्रेडिटर को देने के लिए. फ्रॉडुलेंटली एक्सरसाइजिंग ट्रांसफर डीड कंटेनिंग द फॉल्स कंसिडरेशन, कोई ऐसी ट्रांसफर डीड को एग्जीक्यूट करना जिसमें फॉल्स कंसिडरेशन लिखे गए हों. ना 424 फ्रॉडुलेंटली रिमूवल एंड कंसीलमेंट ऑफ प्रॉपर्टी. वहाँ तो क्रेडिटर्स के लिए था कि क्रेडिटर से छुपाने के लिए अपने प्रॉपर्टी को रिमूव या कंसील करना. यहाँ एज अ नॉर्मल फ्रॉडुलेंटली रिमूव और कंसील करना प्रॉपर्टी को. अब फ्रॉड को डिफाइन किया गया है अंडर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 अंडर सेक्शन 17 डिफाइन फ्रॉड टू मीन एंड इंक्लूड द फॉलोइंग. फ्रॉड का मतलब और उसमें क्या क्या आता है. सजेस्टिव फॉल्सी एंड सप्रेसिव वेरी. सजेस्टिव फॉल्सी का मतलब होता है प्रीचिंग फॉल्सहुड, दैट इज मेकिंग रिप्रेजेंटेशन ऑफ फैक्ट नोइंग दैट इट इज फॉल्स. कोई ऐसे फैक्ट्स बनाना जो तुम जानते हो कि वो पहले से ही फॉल्स है. सजेस्टिव फॉल्सी वो ऐसे फॉल्स को सजेस्ट करना जो पहले से ही फॉल्स है. एंड सुप्रेसिव वेरी का मतलब होता है कंसीलमेंट ऑफ मटेरियल फैक्ट और ओमिशन नोइंग दैट इट इज मटेरियल. वैसे मटेरियल फैक्ट को छुपाना जिसका तुम जान रहे हो कि वो मटेरियल मतलब जानने लायक वो बात है, उस मटेरियल फैक्ट को छुपाना. यहाँ तो था कि उस फैक्ट को उस ऐसे फैक्ट बनाना जो तुम जान रहे हो गलत है, और यहाँ पे ऐसे फैक्ट छुपाना जो तुम जान रहे हो जानने की जरूरत है. सजेस्टिव फॉल्सी एंड सुप्रेसिव वेरी. अ फॉल्स प्रॉमिस मेड विदाउट एनी इंटेंशन ऑफ परफॉर्मिंग इट जस्ट टू मेक द अदर पार्टी इंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट. कोई ऐसा फॉल्स प्रॉमिस बनाना बिना किसी इंटेंशन के कि तुम उससे आगे परफॉर्म करोगे, बस इसलिए तुमने फॉल्स प्रॉमिस बना दिया ताकि वो पार्टी एक कॉन्ट्रैक्ट में आ जाए, तो ये तुम्हारा फ्रॉड आ जाता है. और एनी अदर एक्ट डिजाइन टू डिसीव, या फिर कोई कांड जो डिजाइन किया गया हो सामने वाले को डिसीव करने के लिए. और एनी अदर डिक्लेयर्ड बाय एनी लॉ टू बी फ्रॉडुलेंट, और कोई भी ऐसा एक्ट जो किसी और लॉ के द्वारा निर्धारित किया गया है कि वो फ्रॉडुलेंट है.
Now question arise, can silence amount to fraud? Yes, a silence can amount to fraud when it was a duty of a person to speak. जब उसकी ड्यूटी होती है कि वो बोले, but he kept silent, then his silence is equivalent to speech and can amount to fraud. Example में in insurance firm, the person who was a smoker left one question in the form whether he is a smoker or not as blank. His silence will amount to fraud here. एक इंश्योरेंस फॉर्म में जहाँ पे एक पर्सन जो स्मोकर था उसने उस क्वेश्चन में जहाँ उसे पूछा गया था कि तुम स्मोकर हो कि नहीं, उसने ब्लैंक छोड़ दिया, तो उसकी ये हरकत मतलब बीइंग साइलेंट होना एक फ्रॉड को कमिट करता है. Now कुछ केस लॉज हैं. डॉक्टर एस दत्त वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी. दैट इंटेंशन टू डिसीव डज नॉट मीन वेयर इंटेंशन टू डिसीव, बट इट हैज टू बी कपल्ड विद इंटेंशन टू कॉज इंजरी टू समवन एंड गेन अनलॉफुल एडवांटेज. केस लॉ एस दत्त वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी में ये कहा गया है कि सिर्फ वेयर इंटेंशन टू डिसीव फ्रॉड नहीं कहलाता है कि सिर्फ तुम्हारी इंटेंशन हो किसी को डिसीव करना, बट उस इंटेंशन में एक ऐसा कपल्ड इंटेंशन वैसा होना चाहिए जो कपल्ड हो, मतलब कोई एक ऐसा इंटेंशन जो सामने वाले को इंजरी प्रोवाइड करा रहा हो ताकि तुम उससे अनलॉफुल गेन और अनलॉफुल एडवांटेज प्राप्त कर सको. So where intention to deceive is not a fraud, but it has to be coupled with an intention to cause injury to someone to gain an unlawful advantage. Now 10 elements of fraud. क्या क्या कंस्टिट्यूट करते हैं फ्रॉड को, तो उसके 10 एलिमेंट्स हैं. इसका ये एक्रोनिम है FPI रैप फ्रॉड. तो हम एक एक करके पढ़ते हैं. False and willful representation or assertion. There must be a false representation either by word or conduct or silence when it was a duty of person to speak. मतलब वही है कि फॉल्स और बिल्कुल रिप्रेजेंटेशन करना, मतलब फॉल्स रिप्रेजेंटेशन करना या तो वर्ड से या तो कोई कंडक्ट से या तो बीइंग साइलेंट होके, जब वहाँ पे उसकी ड्यूटी होती है बोलने की. एग्जांपल, ए रिप्रेजेंट बी, बी दैट एज प्रॉपर्टी इज फ्री फ्रॉम इनकम्ब्रेंस. इनकम्ब्रेंस मतलब होता है चार्ज. इसका मतलब है कि ए ने ऐसा रिप्रेजेंट किया कि ए की प्रॉपर्टी जो है वो किसी चार्ज से नहीं है, तो बी ने उस प्रॉपर्टी को परचेज कर लिया. लेटर ऑन बी को पता चला कि उसमें उस प्रॉपर्टी पे पहले से ही मॉर्टगेज है, तो ए ने यहाँ पे कमिट फ्रॉड किया क्योंकि उसने फॉल्स रिप्रेजेंटेशन किया. उसने बताया ही नहीं, जो मटेरियल फैक्ट्स थे उसने उसको डिस्क्लोज ही नहीं किया. अब आता है perpetrator of fraud. The misrepresentation of fraud must have been made by the party to contract himself or in connivance with the third party or his agent. A represent B that A cars runs only 30 km. इसी कहने का मतलब ये है कि मिस रिप्रेजेंटेशन ऑफ फैक्ट अगर मेड किया गया हो बाय पार्टी टू कॉन्ट्रैक्ट, मतलब कोई भी मिस रिप्रेजेंटेशन जो होता है, जो पार्टी में जब कोई कॉन्ट्रैक्ट होता है तो जो दो पार्टी होती हैं जो पार्टी टू कॉन्ट्रैक्ट होती हैं, अगर उसके द्वारा तो कोई मिस रिप्रेजेंटेशन ऑफ फैक्ट हो तभी वो फ्रॉड होगा. उसका कोई थर्ड पार्टी या कोई एजेंट अगर मिस रिप्रेजेंट कर रहा है तो वो फ्रॉड कंस्टिट्यूट नहीं करेगा. एग्जाम्पल इसका ये था कि ए ने रिप्रेजेंट किया बी को डेट उसकी कार 30 km/h पे चलती है, और बी बाइज सी कार, मतलब ए ने कहा बी से कि सी की कार 30 km/h चलती है, और ए के सुनने पे बी ने सी की कार खरीद ली, बट बाद में पता चला कि वो तो 10 km/h चलती है. तो ये फ्रॉड नहीं है क्योंकि ए यहाँ पे थर्ड पार्टी हो गया जो बी को कह रहा है, जबकि वो तो कॉन्ट्रैक्ट का हिस्सा ही नहीं था. पार्टी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट तो था ही नहीं, कॉन्ट्रैक्ट तो बी और सी के बीच में हुई थी. तो बी ने कहीं से सुन लिया कि वो 30 km चल रही है और उस बेसिस पे सी की कार खरीद ली, तो ये फ्रॉड नहीं होता क्योंकि सी ने कोई मिसरिप्रेजेंटेशन नहीं की है. मिसरिप्रेजेंटेशन अगर पार्टी टू कॉन्ट्रैक्ट हो रही है तभी वो फ्रॉड है. कोई थर्ड पार्टी और उसका एजेंट कुछ मिसस्टेटमेंट कर रहा है तो वो फ्रॉड नहीं कॉन्स्टिट्यूट करता है. इंटेंशन टू डिसीव, हमारे इंटेंशन होनी चाहिए डिसीव के लिए. देयर मस्ट बी एन इंटेंशन टू डिसीव टू कॉन्स्टिट्यूट फ्रॉड. एक फ्रॉड को कॉन्स्टिट्यूट करने के लिए इंटेंशन होना चाहिए टू डिसीव समवन. ए रिप्रेजेंट बी दैट हिज शुगर फैक्ट्री हैज प्रोडक्शन कैपेसिटी ऑफ 1000 टन पर ईयर, बट आफ्टर बी बाइड इट फाइंड कैपेसिटी इज 6000 पर ईयर. इट इज अ फ्रॉड. मतलब एक उसकी मतलब ए ने बी से देखिए यहाँ पे मिसरिप्रेजेंटेशन था, मतलब एक तरह से ए ने पूरे मटेरियल फैक्ट्स नहीं दिए या फिर फॉल्स फैक्ट्स दिए कि ये बोलते कि उसके फैक्ट्री की प्रोडक्शन 1000 टन था, जबकि रियलिटी में वो सिर्फ 6000 पर टन ही ईयर दे पा रही है, और उस बेसिस पे बी ने बाय कर लिया था, जहाँ पे माना जाएगा कि ए का इंटेंशन था टू डिसीव, तो ये एक फ्रॉड कॉन्स्टिट्यूट कर देगा. अब आता है रिप्रेजेंटेशन मस्ट रिलेट टू फैक्ट. रिप्रेजेंटेशन वो फैक्ट से रिलेट होनी चाहिए. इफ इट रिलेट्स टू मिसरिप्रेजेंटेशन ऑफ लॉ देन इट इज नॉट अ फ्रॉड एज इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नो एक्सक्यूज. इसी कहने का मतलब है कि रिप्रेजेंटेशन जो होती है वो फैक्ट से रिलेटेड होने चाहिए, बल्कि लॉ से नहीं. मिस रिप्रेजेंटेशन ऑफ लॉ एक फ्रॉड नहीं होता है. हम ये नहीं कह सकते कि हमें लॉ नहीं पता था. इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नो एक्सक्यूज. ऑल्सो अ मेयर रिकमेंडेशन इज नॉट फ्रॉड. एंड एडवर्टीजमेंट ऑन डिटर्जेंट पाउडर सेइंग वॉश इज वाइटर देन वाइटर्स इज नॉट फ्रॉड. कोई एक नॉर्मल रिकमेंड करना एक फ्रॉड नहीं होता है, और इग्नोरेंस ऑफ लॉ कोई एक्सक्यूज नहीं होता है. हम ये नहीं कह सकते हमें लॉ नहीं पता था और हमको उस वजह से फ्रॉड कमिट हो गया, तो वो नहीं कहलाएगा. एक्टिव कंसीलमेंट ऑफ फैक्ट इज फ्रॉड एंड नॉट द पैसिव कंसीलमेंट ऑफ फ्रॉड. Not the passive concealment constitute a fraud. इसका example है, A auctioned his horse without mentioning it to be unsound as on inquired about his soundness. B bought the horse and find it unsound. It is not a fraud. इसके कहने का मतलब है कि एक्टिव कंसीलमेंट, मतलब एक्टिव कंसीलमेंट और पैसिव कंसीलमेंट का मतलब ये होता है कि एक्टिवली हमने कोई चाह के कोई चीज़ छुपाई, मतलब सामने वाले ने हमसे पूछा और हमने चाह के उसको छुपाया, तो वो एक्टिव कंसीलमेंट होती है. और पैसिव कंसीलमेंट तब होती है जब सामने वाले ने हमसे पूछा ही नहीं, हमारी हमने बताया, तो वो पैसिव कंसीलमेंट होती है. तो इस एग्जाम्पल में ये था कि ए ने अपना घोड़ा जो है वो बी को बेचा, लेकिन बी को बाद में पता चला कि वो घोड़ा जो था वो अनसाउंड था, मतलब फिट नहीं था टू बी एज अ प्रॉपर यूज, क्योंकि इसको अनसाउंड माइंड का था. तो वो फ्रॉड इसलिए नहीं होगा क्योंकि बी ने इंक्वायरी की ही नहीं. उसने कोई इंक्वायरी नहीं की उसकी साउंडनेस के बारे में. अगर बी ने इंक्वायरी की होती और ए ने तब झूठ बोला होता या फिर मिसरिप्रेजेंट किया होता, तब वो फ्रॉड को कॉन्स्टिट्यूट करा, क्योंकि ये पैसिव कंसीलमेंट है. और जब ए छुपाया होता तब वो एक्टिव कंसीलमेंट होती, क्योंकि यहाँ बी ने पूछा ही नहीं, ये पैसिव कंसीलमेंट थी, तो पैसिव कंसीलमेंट फ्रॉड नहीं होता है.
प्रॉमिस मेड विदाउट एनी इंटेंशन ऑफ परफॉर्मिंग इट कंस्टिट्यूट अ फ्रॉड। कोई ऐसा प्रॉमिस करना विदाउट इंटेंशन कि आगे उसे हम परफॉर्म करेंगे, वो फ्रॉड होता है। एन इंग्लिश मर्चेंट अपॉइंटेड एन इंडियन वुमन एज सेक्रेटरी बाय प्रॉमिसिंग हर टू बी मैरी, लेटर ऑन शी फाउंड दैट ही इज ऑलरेडी मैरिड, इट इज अ फ्रॉड। मतलब एक इंग्लिश मर्चेंट ने एक इंडियन सेक्रेटरी को प्रॉमिस किया कि वो उससे शादी करेगा, लेकिन बाद में पता चलता है कि वो ऑलरेडी मैरिड था, तो ये फ्रॉड था क्योंकि प्रॉमिस मेड किया गया था विदाउट इंटेंशन टू परफॉर्मिंग इट। रिप्रेजेंटेशन मस्ट हैव डिसीव द पार्टी। कोई भी अगर फॉल्स रिप्रेजेंटेशन की गई है तो वो डिसीव करनी चाहिए पार्टी को। मेयरली अ फॉल्स रिप्रेजेंटेशन विद एन इंटेंशन टू डिसीव इज नॉट अ फ्रॉड अनलेस द पार्टी एंटर्स अ कॉन्ट्रैक्ट ऑन द बेसिस ऑफ सच डिसेप्शन। मतलब किसी ने फॉल्स रिप्रेजेंटेशन बनाया और उसकी इंटेंशन थी रिसीव करने का, ठीक, लेकिन तब तक वो फ्रॉड नहीं कहलाएगा जब तक सामने वाली पार्टी एक कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करती है उसके उस डिसेप्शन से, मतलब उसके उस फॉल्स रिप्रेजेंटेशन से। अगर सामने वाली पार्टी कॉन्ट्रैक्ट में आती है तभी वो फ्रॉड होगा, अनटिल और अनलेस वो फ्रॉड नहीं होगा। मेयरली अ फॉल्स रिप्रेजेंटेशन विद एन इंटेंशन टू डिसीव कैन नॉट कॉन्स्टिट्यूट अ फ्रॉड अनलेस द अदर पार्टी एंटर्स द कॉन्ट्रैक्ट ऑन द बेसिस ऑफ सच डिसेप्शन। Any other act fitted to deceive, example, husband made her illiterate wife sign the contract by saying that it is a mortgage of 2 flats, whereas it was found mortgage of 4 plots, it is a fraud. कोई भी और अदर एक्ट जो फिट करो डिसीव के लिए, मतलब एक हस्बैंड ने अपने वाइफ से उसके अपनी इलिटरेट वाइफ से मतलब ये कह के साइन करा लिया कि वो 2 मॉर्टगेज प्लॉट्स की करा रहा है जबकि उसने 4 का करा लिया, तो ये एक फ्रॉड कॉन्स्टिट्यूट करता है। एनी सच एक्ट और ओमिशन विच लॉ डिक्लेयर एज वॉइड, वो भी फ्रॉड होगा। कोई अदर लॉ अगर उसे वॉइड डिक्लेयर कर रही है तो वो एक्ट फ्रॉड कहलाएगा। wrongful gain or loss is immaterial if there was an intention to deceive, to cause wrongful gain or inflict wrongful loss, then it is a fraud even if actually such wrongful gain or loss took place or not। उसका इंटेंशन है डिसीव करने का और कॉज करना wrongful gain और लॉस, तो वो फ्रॉड कहलाएगा भले ही वो wrongful और गेन लॉस हुआ हो चाहे ना हुआ हो। अगर सामने वाले का इंटेंशन है सामने वाले को डिसीव करना ताकि वो wrongful गेन या एडवांटेज ले सके, लेकिन वो फ्रॉड नहीं कहलाएगा जब वो रॉन्गफुल गेन और लॉस, वो फ्रॉड तब भी कहलाएगा जब वो रॉन्गफुल गेन और लॉस भले ही आए हो ना आए हो। अब आता है एग्जांपल्स ऑफ कॉर्पोरेट फ्रॉड, इसको हम पढ़ेंगे पीजी स्टॉफ एक्रोनिम से। कॉर्पोरेट फ्रॉड में आता है पर्सनल यूज। एन एम्प्लॉय यूज कंपनीज फंड टू बाय एसेट्स फॉर पर्सनल यूज और फॉर फेक रिम्बर्समेंट। कंपनी के फंड यूज करके वो अपने एसेट पर्सनल यूज के लिए यूज कर रहा हो और फेक रिम्बर्समेंट ले रहा हो। घोस्ट एम्प्लॉय बुकिंग मोर सैलरी बाय शोइंग मोर नंबर ऑफ एम्प्लॉयज एंड द एक्चुअल एम्प्लॉयज, जितने एम्प्लॉयज की जरूरत नहीं है उससे ज़्यादा कि ये दिखाना कि एम्प्लॉयज हैं और सैलरी ड्रॉ करना, वो भी एक एग्जाम्पल ऑफ कॉर्पोरेट फ्रॉड में आएगा। स्कीमिंग होता है टेकिंग कलेक्शन फ्रॉम कस्टमर इन पर्सनल अकाउंट rather than इन कंपनी बैंक अकाउंट, मतलब फाइनेंशियल स्टेटमेंट से छेड़छाड़ करना, पर्सनल अकाउंट और कंपनी बैंक अकाउंट के अमाउंट्स को गलत तरीके से शो करना। टेकिंग कलेक्शन फ्रॉम कस्टमर्स इन पर्सनल अकाउंट rather than इन कंपनीज बैंक अकाउंट। टैक्स अवॉइडिंग, टैक्स की चोरी करना, नॉट पेइंग टैक्सेस प्रॉपर्ली। एसेट थेफ्ट, एम्प्लॉय स्टीलिंग कैश और फिक्स्ड एसेट, कंपनीज के एसेट्स की चोरी करना। अनऑथराइज्ड यूज, एन एम्प्लॉय यूजिंग कंपनीज एसेट फॉर पर्सनल पर्पस, अनऑथराइज्ड यूज करना। फाइनेंशियल स्टेटमेंट का फॉल्सिफिकेशन करना, रॉन्ग रेवेन्यू, रॉन्ग एक्सपेंसेस, रॉन्ग डेप्रिसिएशन, रॉन्ग कैपिटलाइजेशन ऑफ एक्सपेंस शो करना। इसका एक केस लॉ है डॉक्टर विमला वर्सेस दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन। सुप्रीम कोर्ट ने हेल्ड किया कि टू कॉन्स्टिट्यूट अ फ्रॉड इंटेंशन टू डिसीव इज इंपॉर्टेंट एंड वेदर इट रिजल्ट टू एनी रॉन्गफुल गेन और लॉस इज इमेटेरियल। जो हमने पहले भी पढ़ा कि इंटेंशन टू डिसीव इंपॉर्टेंट है, जब भले वो रिजल्ट कर रहा हो रॉन्गफुल गेन और रॉन्गफुल लॉस में, वो इमेटेरियल है, बस इंटेंशन टू डिसीव समवन इज इंपॉर्टेंट टू कॉन्स्टिट्यूट अ फ्रॉड। Now for fraud under section 447 of the Companies Act, अब हम Companies Act fraud under Companies Act पढ़ेंगे। Definition has been in definition to section 447 meaning, ये fraud की meaning है fraud in relation to companies affairs और body corporate, companies के affair और body corporate पे, और include करते हैं any act, omission, concealment of fact or abuse of position, abuse करना by any person or any other person in connivance with an intent to deceive, to gain any undue advantage or to injure the interest of company, shareholders, creditors and any other person। कोई ऐसा कंपनी के अफेयर्स और बॉडी कॉर्पोरेट के अफेयर्स के अकॉर्डिंग कोई ऐसा एक्ट, कोई ऐसा ओमिशन, कोई ऐसा कंसीलमेंट या अब्यूज करना पोजीशन बाय किसी पर्सन या किसी अदर पर्सन, किसी के साथ मिलके एक इंटेंट होना चाहिए टू डिसीव, टू गेन अनड्यू एडवांटेज, और किसी का इंटरेस्ट को हार्म पहुंचाना, और किसके इंटरेस्ट को, कंपनी के शेयर होल्डर के, क्रेडिटर्स के और एनी पर्सन, वेदर और नॉट इट रिजल्ट टू एनी रॉन्गफुल गेन और लॉस, भले ही वो किसी रॉन्गफुल गेन और लॉस में कन्वर्ट हुआ हो या नहीं। रॉन्गफुल गेन मीन्स गेन बाय अनलॉफुल मीन्स ऑफ एनी प्रॉपर्टी टू विच एनी पर्सन गेनिंग इज नॉट लीगली एंटाइटल्ड टू। रॉन्गफुल गेन मतलब है कि वहाँ से गेन लेना जिस प्रॉपर्टी का वो लीगली पर्सन है ही नहीं, लीगल एंटाइटल है ही नहीं। रॉन्गफुल लॉस मीन्स लॉस बाय अनफेयर अनलॉफुल मीन्स ऑफ एनी प्रॉपर्टी टू विच द पर्सन लूजिंग इज एंटाइटल टू। नाउ कंपनीज एक्ट के अंदर 20 सेक्शंस हैं जिसमें फ्रॉड कॉन्स्टिट्यूट होता है। जो टॉक्स अबाउट बताया फ्रॉड के बारे में, वो है 7, 8, 34, 36, 38, 46, 56, 66, 75, 76, 86, 90, 140, 206, 12, 13, 29, 39, 251 एंड 448। अब एक एक करके पढ़ेंगे। Section 7 incorporation of company, any person furnishing false particular while incorporating the company shall be liable under section 447। incorporation के दौरान कोई false information देना वो fraud के अंदर आता है। all the first director, promoter and person who gave declaration, first director, promoter और person जिन्होंने declaration दिया होगा वो liable हो जाएंगे इस चीज़ के अंदर 447 if company incorporated by furnishing false particulars। section 8 is about charitable companies, company if affairs of company conducted fraudulently then ऑफिसर इन डिफॉल्ट लाइबल फॉर फ्रॉड अंडर 447। चैरिटेबल कंपनी में कोई ऑफिसर कंपनी अगर फ्रॉडुलेंटली किए गए हो तो फ्रॉड के लिए लाइबल हो जाएंगे अंडर 447।
सेक्शन 34 क्रिमिनल लायबिलिटी फॉर मिस स्टेटमेंट इन प्रोस्पेक्टस, प्रोस्पेक्टस में कोई मिस स्टेटमेंट करना, ऑल द पर्सन हु ऑथराइज द इशू ऑफ सच प्रोस्पेक्टस शैल बी लायबल फॉर फ्रॉड अंडर 447। सेक्शन 36 पनिशमेंट फॉर फ्रॉडुलेंटली इंड्यूसिंग अ पर्सन टू इन्वेस्ट, किसी को फ्रॉडुलेंटली उकसाना इन्वेस्ट करने के लिए, एनी पर्सन हु फ्रॉडुलेंटली इंड्यूस अ पर्सन टू इन्वेस्ट इन सिक्योरिटीज ऑफ कंपनी शैल बी लायबल फॉर फ्रॉड अंडर सेक्शन 447। सेक्शन 38 एप्लीकेशन टू अक्वायर द सिक्योरिटीज इन फिक्टिशियस नेम, गलत नाम पे सिक्योरिटीज को अक्वायर करना, लायबल फॉर फ्रॉड अंडर सेक्शन 447। सेक्शन 46 टॉक्स अबाउट द शेयर सर्टिफिकेट, इंटेंशनली कंपनी इशू शेयर सर्टिफिकेट्स टू रॉन्ग पर्सन, किसी गलत पर्सन को शेयर सर्टिफिकेट इशू करना, देन एवरी ऑफिसर इन डिफॉल्ट लायबल फॉर फ्रॉड अंडर सेक्शन 447। सेक्शन 56 ट्रांसफर एंड ट्रांसमिशन ऑफ सिक्योरिटीज, इंटेंशनली रॉन्ग ट्रांसफर करना डन बाय डिपॉजिटरी और इस डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट शैल मेक देम लायबल अंडर सेक्शन 447। सेक्शन 66 रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल, एवरी ऑफिसर इन डिफॉल्ट हु कॉन्ट्रावेन्स सेक्शन 66 शैल लायबल फॉर फ्रॉड अंडर सेक्शन 447। रिडक्शन इन शेयर कैपिटल के दौरान कोई कॉन्ट्रावीन करना सेक्शन 66 को, वो 447 के अंदर फ्रॉड के अंदर आ जाएगा। सेक्शन 75 डैमेजेस फॉर फ्रॉड, इफ सेक्शन 74 यस सेक्शन 74 नोइंगली कॉन्ट्रावीन, अगर सेक्शन 74 को जानबूझ के कॉन्ट्रावीन किया गया है तो एग्जिस्टिंग कंपनी फेल टू रिपे डिपॉजिट नोइंगली, और कंपनी फेल करता है डिपॉजिट को रिपे करना जानबूझ के, देन एवरी ऑफिसर इन डिफॉल्ट लायबल फॉर फ्रॉड अंडर सेक्शन 447। सेक्शन 76 ए पनिशमेंट फॉर कॉन्ट्रावेंशन ऑफ सेक्शन 73 एंड 76 विद एन इंटेंशन टू डिफ्रॉड कंपनी एंड शेयर होल्डर्स और क्रेडिटर्स ऑफ टैक्स अथॉरिटीज, कंपनी शेयर होल्डर क्रेडिटर और टैक्स अथॉरिटीज को डिसीव करना इंटेंशनली, देन ऑफिसर इन डिफॉल्ट लायबल अंडर सेक्शन 447। सेक्शन 86 पनिशमेंट फॉर फ्रॉड, फेलियर टू रजिस्टर द चार्ज नोइंगली, रजिस्टर ऑफ चार्ज को रजिस्टर करने में फेल करना जानबूझ के, और फर्निशिंग रॉन्ग पर्टिकुलर, जानबूझ के गलत पर्टिकुलर्स देना बाय रजिस्टरिंग द चार्ज अंडर सेक्शन 77। सेक्शन 90 रजिस्टर ऑफ SBO इन अ कंपनी, रॉन्ग इन्फॉर्मेशन प्रोवाइडेड बाय द सिग्निफिकेंट बेनिफिशियल ओनर नोइंगली, गलत इन्फॉर्मेशन देना SBO द्वारा जानबूझ के, सेक्शन 9 को फ्रॉड कहलाएगा अंडर सेक्शन 447। Now section 140 रिमूवल एंड रेजिग्नेशन ऑफ ऑडिटर गिविंग स्पेशल नोटिस, ऑडिटर कंसील करता है, कोल्यूडेट करता है, अबेट करता है तो वो फ्रॉड कहलाएगा। सेक्शन 206 पावर टू कॉल इन्फॉर्मेशन इंस्पेक्ट बुक एंड कंडक्ट इंक्वायरीज, आफ्टर इंक्वायरी एंड इंस्पेक्शन इट वाज फाउंड अफेयर्स ऑफ कंपनी हैविंग कंडक्टेड फ्रॉडुलेंटली, तो वो भी फ्रॉड कहलाएगा अंडर सेक्शन 447। सेक्शन 212 इन्वेस्टिगेशन इनटू अफेयर्स ऑफ कंपनी बाय SFIO, सीरियस ऑफ इन्वेस्टिगेशन ऑफिस, SFIO के द्वारा अगर इन्वेस्टिगेशन हो रही है और पता चलता है कंपनी कंडक्ट कर रही है फ्रॉडुलेंटली उसके अफेयर्स, तो वो भी लायबल होगा फॉर फ्रॉड अंडर सेक्शन 447। सेक्शन 230 इन्वेस्टिगेशन इन अदर केसेस, NCLT, यहाँ पे SFIO इन्वेस्टिगेट कर रहा है, यहाँ पे NCLT कर रहा है, अगर NCLT की ओपिनियन पता चलता है कि कंपनी का अफेयर्स फ्रॉडुलेंटली हो रहा है तो वो भी लायबल होगा फॉर फ्रॉड अंडर सेक्शन 447। सेक्शन 229 पेनल्टी फर्निश फॉल्स स्टेटमेंट, म्यूटिलेशन एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट्स, इफ एनी डायरेक्टर और ऑफिसर और एम्प्लॉय ऑफ अ कंपनी फर्निश रॉन्ग इन्फॉर्मेशन और डिस्ट्रॉय द रिकॉर्ड, देन एवरी सच पर्सन लायबल अंडर 447। कोई भी डायरेक्टर ऑफिसर और एम्प्लॉय गलत इन्फॉर्मेशन देता है या फिर रिकॉर्ड्स को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करता है तो लायबल होगा अंडर सेक्शन 447 फॉर फ्रॉड। सेक्शन 251 फ्रॉडुलेंट एप्लीकेशन फॉर रिमूवल ऑफ नेम, गलत तरीके से किसी का नाम हटाना, इट वाज इफ देयर वाज अ फ्रॉडुलेंट एप्लीकेशन टू ROC को गलत एप्लीकेशन किया गया किसी का नाम हटाने के लिए अंडर सेक्शन 248, देन सच पर्सन इज लायबल फॉर फ्रॉड अंडर सेक्शन 447। सेक्शन 339 लायबिलिटी फॉर फ्रॉडुलेंट कंडक्ट ऑफ बिजनेस, गलत तरीके से बिजनेस चलाना, एवरी डायरेक्टर मैनेजर और ऑफिसर एंड एनी अदर पर्सन हु कंडक्टेड द बिजनेस फ्रॉडुलेंटली लायबल अंडर सेक्शन 447। नाउ द लास्ट सेक्शन, सेक्शन 448 पनिशमेंट फॉर फॉल्स स्टेटमेंट, पनिशमेंट फॉर फॉल्स स्टेटमेंट मेड इन एनी रिपोर्ट और डॉक्यूमेंट और रिटर्न और सर्टिफिकेट लायबल फॉर फ्रॉड अंडर सेक्शन 447, किसी फॉल्स स्टेटमेंट देना रिपोर्ट डॉक्यूमेंट रिटर्न और सर्टिफिकेट में वो फ्रॉड कहलाता है अंडर 447। अब आता है कंपाउंडेबल एंड नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंसेस अंडर सेक्शन 441। कंपाउंडिंग का मतलब होता है सेटलमेंट ऑफ ऑफेंसेस, किसी ऑफेंस को सेटलमेंट करना। कौन से टाइप्स के ऑफेंसेस को कंपाउंड कर सकते हैं? ऑफेंसेस विद फाइन ओनली, विद फाइन और इम्प्रिजमेंट और बोथ। नॉन कंपाउंडेबल कौन होते हैं? पनिशेबल विद इम्प्रिजमेंट ओनली, पनिशेबल विद फाइन एंड इम्प्रिजमेंट। कंपाउंडिंग अथॉरिटी हमारी है CD, CG और NCLT, मतलब रीजनल डायरेक्टोरेट, जहाँ पे मैक्सिमम 5 अप टू 25 लाख है तो वहाँ पे CG मतलब रीजनल डायरेक्टोरेट, और NCLT जहाँ पे मोर देन फाइन जो है मोर देन 25 लाख है। एग्जाम्पल्स ऑफ कंपाउंडेबल ऑफेंसेस, कौन से ऑफेंसेस कंपाउंडेबल हो सकते हैं? फेलियर टू गिव नोटिस टू ROC रिगार्डिंग ऑल्टरेशन ऑफ शेयर कैपिटल, default in section 64 to section 69 default in holding AGM is a compoundable offence. Section 102 not annexing explanatory statement to notice is a compoundable offences, and section 117 failure to file MGT 14। अब आता है पनिशमेंट फॉर फ्रॉड अंडर सेक्शन 447। पनिशमेंट क्या है? पनिशमेंट कैसे दी जाएगी? तो फ्रॉड अमाउंट अगर मोर देन और इक्वल्स टू 10 लाख है और 1% ऑफ द टर्नओवर है व्हिचएवर इज लोअर, तो मिनिमम फाइन जाएगा अमाउंट इन्वॉल्व इन द फ्रॉड, और मैक्सिमम फाइन जाएगा 3 टाइम्स ऑफ द अमाउंट इन्वॉल्व इन फ्रॉड, और इम्प्रिजमेंट होगा मिनिमम 6 मंथ्स के लिए, अगर इसमें पब्लिक इंटरेस्ट इन्वॉल्व है तो मिनिमम 3 ईयर्स, मैक्सिमम 10 ईयर्स। अगर फ्रॉड का अमाउंट लेस देन 10 लाख है और 1% ऑफ द टर्नओवर व्हिचएवर इज लोअर तो फाइन आएगा अप टू 50 लाख, और अगर पब्लिक इंटरेस्ट, और इसमें पब्लिक इंटरेस्ट इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए, अगर पब्लिक इंटरेस्ट इन्वॉल्व है तो इसमें पहले वाला ही फाइनल इम्प्रिजमेंट होगा, अगर उसमें पब्लिक इंटरेस्ट इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए और फ्रॉड अमाउंट लेस देन 10 लाख और 1% ऑफ टर्नओवर व्हिचएवर इज लोअर तो फाइन अप टू 50 लाख और इम्प्रिजमेंट अप टू 5 ईयर्स। ड्यूटी ऑफ ऑडिटर, सेक्रेटरी, ऑडिटर और कॉस्ट ऑडिटर टू रिपोर्ट फ्रॉड, ड्यूटी है ऑडिटर, सेक्रेटरी, ऑडिटर, कॉस्ट ऑडिटर की फ्रॉड को रिपोर्ट करने के लिए। एज पर सेक्शन 143 सबसेक्शन 12 रीड विद रूल 13 ऑफ द कंपनीज ऑडिट एंड ऑडिटर रूल्स, इट इज द ड्यूटी ऑफ ऑडिटर रिपोर्ट फ्रॉड टू प्रिस्क्राइब अथॉरिटीज, सेम वैसा ही है। सेक्शन 114 सबसेक्शन 14 ऑल्सो इम्पोज सेम ऑब्लिगेशन ऑन कॉस्ट ऑडिटर अंडर सेक्शन 148 एंड सेक्रेटरी ऑडिटर अंडर सेक्शन 204, और अगर ये फेल करेंगे, फेलियर टू कंप्लाई, फाइन अप टू 25 लाख। Now come forward to who can perform fraud on the company and why. कौन परफॉर्म कर सकता है फ्रॉड कंपनी और क्यों? प्रमोटेड डायरेक्टर, सीनियर मैनेजर एंड एम्प्लॉय कैन परफॉर्म फ्रॉड ऑन कंपनी बिकॉज ऑफ ग्रीड, लालच की वजह से, और विद इंटेंशन टू ब्रिंग डिसरेप्यूट टू द कंपनी। कुछ एग्जांपल्स है फ्रॉड के बाय प्रमोटर और डायरेक्टर्स और बाय मैनेजर एंड एम्प्लॉयज।
डिसीविंग इन्वेस्टर बाय मेकिंग फॉल प्रोमिसेस, अगर प्रमोटर और डायरेक्टर फॉल प्रोमिसेस बना रहा है और प्रेजेंटिंग फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट, गलत फाइनेंशियल स्टेटमेंट दे रहा है, एंड मेकिंग देम इन्वेस्ट इन पॉन्जी स्कीम, अगर किसी गलत फाइनेंशियल स्टेटमेंट और फेक प्रोमिसेस देगी वो पॉन्जी स्कीम में इन्वेस्ट करने के लिए इन्वेस्टर्स को डिसीव कर रहा है, और यूजिंग देयर मनी ऑन द अदर देन टू स्टेटेड है, और वो उस पैसे को यूज़ कर रहे हैं उस पर्पज़ के लिए जो दिया ही नहीं गया हो, जो उन्होंने दिया गया। इसका एग्जांपल है श्रद्धा शीट स्कैम। डिसीविंग लेंडर, पहले तो यहाँ था इन्वेस्टर को रिसीव करना, यहाँ फिर लेंडर, फिर कस्टमर और गवर्नमेंट को रिसीव करना। ये है बाय प्रमोटर और डायरेक्टर्स में। प्रमोटर डायरेक्टर्स इन्वेस्टर, लेंडर, कस्टमर और गवर्नमेंट को रिसीव करते हैं। इन्वेस्टर का हो गया, लेंडर्स। रिसीविंग लेंडर एंड टेकिंग लोन फ्रॉम देम बाय गिविंग फेक सिक्योरिटीज, गलत सिक्योरिटीज देना। एग्जांपल में इसका किंगफिशर एयरलाइंस और आईडीबीआई बैंक था। रिसीविंग कस्टमर बाय मेकिंग फॉल्स क्लेम बनाना अबाउट द प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज, ये था स्पीकेशिया स्कैम में। रिसीविंग गवर्नमेंट बाय इवेडिंग टैक्स लायबिलिटी, ये रिसेंट के जीएसटी फ्रॉड में था। एंड अब बाय मैनेजर एंड एम्प्लॉइज, बाय मैनेजर एम्प्लॉइज में फ्रॉड कैसे हो सकता है? गेटिंग किकबैक्स इन फॉर्म ऑफ कमीशन एंड फ्रॉम सप्लायर और लेंडर हु आर चार्जिंग हाइपर रेट्स ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स एंड लेंडिंग ऑफ मनी टू कंपनी। इन द कमीशन के फॉर्म में किकबैक्स देना सप्लायर को और लेंडर को, जो हायर रेट्स में सप्लाई कर रहे हो गुड्स को और लेंड कर रहे हो मनी कंपनी को। पेमेंट सिस्टम टू आइडेंटिफाई द थ्रेट फ्रॉड, फॉल्स एक्सपेंसेस पेड टू रिलेटेड पार्टी। पेमेंट सिस्टम और आइडेंटिफाई करना थ्रेट फ्रॉड को, फॉल्स एक्सपेंसेस दिखा रहे हो रिलेटेड पार्टी को। फॉर्जरी ऑफ सिग्नेचर ऑफ कंपनी ऑफिसर्स और मैनेजर्स, मतलब गलत सिग्नेचर करना या फिर फ्रॉड करना सिग्नेचर्स को, स्टील कर रहे हो एसेट्स ऑफ कंपनी एंड स्टीलिंग कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन ऑफ द कंपनी। एसेट स्टील करना, फॉर्जर करना सिग्नेचर को या फिर कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन को स्टील करना, ये आपके होते हैं मैनेजर और एम्प्लॉइज के थ्रू फ्रॉड। अदर देन डायरेक्टर लायबल फॉर फ्रॉड डन बाय एनी वन डायरेक्टर। अदर मतलब कितना कोई दूसरा डायरेक्टर भी लायबल होगा फॉर फ्रॉड, जो जिसने अगर किसी एक डायरेक्टर ने किसी एक डायरेक्टर ने अगर फ्रॉड किया होता है। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर यस लायबल होंगे अदर डायरेक्टर्स भी, लेकिन नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर लायबल नहीं होंगे, नो अनलेस इट इज प्रूव्ड दैट दे वर आल्सो इन्वॉल्व। जब तक ये प्रूव ना हो जाए कि वो भी इन्वॉल्व थे, अदर डायरेक्टर्स में नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर और इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स इन्वॉल्व नहीं होंगे, मतलब लायबल नहीं होंगे, जबकि एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर लायबल होंगे। इस फ्रॉड डन बाय डायरेक्टर देन कंपनी इज फ्रॉस्टेड और विक्टिम। अगर किसी डायरेक्टर के द्वारा फ्रॉड किया गया है तो कंपनी फ्रॉस्टेड है या विक्टिम है। इन द आइज ऑफ आउटसाइडर, मतलब आउटसाइडर और अग्री पार्टीज की नजर में कंपनी विल बी अ फ्रॉडस्टर, कंपनी फ्रॉडस्टर होगी, बिकॉज डायरेक्टर इज एन एजेंट, डायरेक्टर एक एजेंट है कंपनी का और कंपनी इज अ प्रिंसिपल, सो द कंपनी विल हैव टू पे डैमेजेस टू अग्री पार्टीज, तो कंपनी फ्रॉडस्टर होगी। और अगर आउटसाइडर्स की पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो कंपनी फ्रॉडस्टर होगी, क्योंकि डायरेक्टर एजेंट होता है, उसको कंपनी के बिहाफ में काम करना है और कंपनी फिर पे करेगी सारे डैमेजेस अग्री पार्टीज को। अगर डायरेक्टर्स की नजर में देखें तो कंपनी एक विक्टिम होगी एंड कैन रिकवर द डैमेजेस फ्रॉम डिफॉल्टिंग और फ्रॉडेड डायरेक्टर्स। अगर डायरेक्टर की नजर से देखें तो कंपनी विक्टिम होगी, क्योंकि कांड तो डायरेक्टर ने किया है और कंपनी जो है वो सारी डैमेजेस फ्रॉडेड डायरेक्टर से रिसीव करेगी। केस लॉ था यूके का, UK Supreme Court in case of Jetra ऐसे if directors took away all the assets of company because of which company was unable to pay VAT to tax authority, that company is a victim। क्योंकि अगर डायरेक्टर्स ने सारे एसेट्स कंपनी ने ले गए थे जिसकी वजह से कंपनी ने VAT नहीं पे कर पाया था टैक्स अथॉरिटीज को, तो कंपनी एक विक्टिम होगी इन द आइज ऑफ डायरेक्टर्स। Consequences of fraud done by director, manager or employees under section 447 the Companies Act will attract, already covered in earlier pages। कौन से consequences थे ये हमने पढ़े थे, ये पनिशमेंट वाला कि कब कितने अमाउंट पे पनिशमेंट हो जाएगी। Now, corporate governance mechanism to prevent fraud, safeguard strategies for fraud, इसका है वाइजर CS। कौन से corporate governance mechanism होंगे ताकि हम प्रिवेंट कर सकें फ्रॉड को? तो है whistle blowing, independent audit, screening and background check, exit check and fallback, इसको हम quickly go through करते हैं। creating a strong whistle mechanism under section 177 subsection 9 wherein whistle blower, मतलब whistle blower का mechanism लाना चाहिए ताकि हम किसी भी फ्रॉड के बारे में पता कर सकें किसी के द्वारा। can directly report to chairperson और audit committee, डायरेक्टली रिपोर्ट कर सकते हैं chairperson audit committee को। and advocate safeguard to be taken to prevent his victimization, और advocate safeguard प्रोवाइड कराना चाहिए उस whistle blower को ताकि उसकी victimization को प्रिवेंट कर सके। independent audit will keep a moral check on employees and directors to not to commit fraud, इंडिपेंडेंट ऑडिट करना चाहिए और मोरल चेक करना चाहिए एम्प्लॉय डायरेक्टर का ताकि वो फ्रॉड ना कमिट करें। स्क्रीनिंग एंड बैकग्राउंड चेक, इंटरव्यू के दौरान उनकी स्क्रीनिंग और बैकग्राउंड चेक करना चाहिए। बिफोर हायरिंग प्रॉपर इंटरव्यू करें, बैकग्राउंड चेक करें ऑफ एम्प्लॉय मस्ट बी मैंडेटरी। एग्जिट चेक एंड क्लॉबैक, सडन रेजिग्नेशन ऑफ एम्प्लॉय, मतलब किसी का सडन रेजिग्नेशन हुआ तो उसे चेक करना चाहिए, प्रॉपर बैकग्राउंड चेक करना चाहिए। सडन रेजिग्नेशन ऑफ एम्प्लॉय डायरेक्टर मस्ट बी इन्वेस्टिगेटेड एंड फ्रॉड एंड इफ फाउंड गिल्टी ऑल रेम्यूनरेशन इन फॉर्म ऑफ बोनस एंड इंसेंटिव्स मस्ट बी टेकन बैक। Now remuneration should be fair and reasonable so that employee and directors do not indulge in fraudulent activities। remuneration reasonable और fair रहना चाहिए ताकि employee और directors के बीच में कोई fraudulent activities indulge ना हो। corporate culture, एक strong corporate culture must be exhibited by the promoter directors and top management, and company should have zero tolerance policy on fraud। एक strong corporate culture बनाना चाहिए directors, promoter और top management के द्वारा ताकि और कंपनी में zero tolerance policy हो fraud के ऊपर। strong internal control check होना चाहिए, must be to prevent, detect and correct frauds as per section 134 subsection 5 clause F। directors have to state in director responsibility statement, DRS statement में हमें बोर्ड रिपोर्ट के DRS statement में हमको बताना पड़ेगा that they have made strong internal control, डायरेक्टर्स ने एक स्ट्रॉन्ग इंटरनल कंट्रोल बनाया है इन केस ऑफ लिस्टेड कंपनी। अगर इंटरसेट कंपनी के काम है एज पर दी रेगुलेशन 17A और सेबी LODR रेगुलेशन 2015 CEO एंड CFO हैव टू सबमिट कंप्लायंस सर्टिफिकेट। CEO और CFO को कंप्लायंस सर्टिफिकेट देना पड़ेगा BOD को दैट दे हैव मेड स्ट्रॉन्ग इंटरनल कंट्रोल एंड फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। उप्स, मैं अपना माइक लगाना भूल गई थी। चलिए हम आगे के चैप्टर्स को विद माइक के साथ करते हैं क्योंकि मैं दोबारा आधी घंटे के लेक्चर को नहीं रिपीट करने वाली, मैं ऐसा ही सुन लूँगी। चलिए आप माइक से यूज़ करते हैं। फ्रॉड अंडर IPC 1860 द टर्म, अब फ्रॉड को डिफाइन करेगी। हमने फ्रॉड को कई जगह डिफाइन किया है, CRPC में देखा है, ब्लैक लॉ डिक्शनरी में देखा है, बिजनेस डिक्शनरी में देखा है, कंपनी लॉ में देखा है। अब हम देखेंगे कि IPC के अंदर फ्रॉड कैसे डिफाइन किया गया है। फ्रॉड अंडर IPC 1860 द टर्म फ्रॉड इज डिफाइंड अंडर IPC
However, the term teaching is defined under section 415. Also it is a myth that section 420 deals with fraud. ये myth है कि 420 fraud डील करता है, जबकि 415 to 420 चीटिंग डिस्क्राइब करता है. चीटिंग का मतलब क्या है? चीटिंग की आपकी मीनिंग है डिसीविंग द अदर पर्सन इज अ क्राइम. किसी अदर पर्सन को डिसीव करना एक क्राइम कॉन्स्टिट्यूट करता है. इस 3 फैक्टर्स पे अक्यूज करना, अक्यूज इंटेंडेड टू डिसीव, इंटेंड करना टू डिसीव, अदर पर्सन डिड समथिंग अंडर डिसेप्शन, और अदर पर्सन ने कुछ किया हो उस डिसेप्शन में, दैट वुड हैव नॉट बी डन हैड ही नॉट बी डिसीव. अगर और वो नहीं होता अगर उसे डिसीव नहीं किया जाता. इंटेंशन टू डिसीव, और उस इंटेंशन से किसी ने कुछ गलत किया हो और वो अगर गलत नहीं होता तो किसी ने डिसीव नहीं किया होता. बिकॉज ऑफ चीटिंग देयर मस्ट बी सम सॉर्ट ऑफ हार्म. उस चीटिंग की वजह से कोई हार्म होना चाहिए, विच मे नॉट बी फाइनेंशियल हार्म बट मे बी बॉडली मेंटली हार्म और हार्म टू रेपुटेशन. उस चीटिंग से कुछ हार्म होना चाहिए, जरूरी नहीं कि फाइनेंशियल हार्म हो, बॉडली मेंटल और हार्म टू रेपुटेशन भी हो सकता है. इंटेंशन टू कमिट फ्रॉड इज एन एसेंशियल इंग्रेडिएंट. इंटेंशन टू कमिट फ्रॉड, इंटेंशन होना चाहिए किसी फ्रॉड को कमिट करने के लिए, वो एक एसेंशियल इंग्रेडिएंट है फॉर टू कंस्टिट्यूट अ फ्रॉड. एज पर सुप्रीम कोर्ट जजमेंट इन द केस ऑफ विमला देवी, एक केस लॉ है हेल्ड इन द सुप्रीम कोर्ट इन द केस ऑफ स्टेट ऑफ मैसूर वर्सेस पद्मनाभ आचार्य, दैट इन केस ऑफ स्मगलिंग इवन पर्सन्स इन्वॉल्वड इन सब्सिक्वेंट परचेज ऑफ स्मगल्ड गुड्स वुड बी डीम्ड टू हैव इंटेंशन टू कमिट फ्रॉड एंड लायबल फॉर पनिशमेंट ऑफ चीटिंग. इसे कहने का मतलब जो स्मगल्ड गुड्स हैं, जो पहले से जो स्मगल्ड गुड्स जो वैसे ही फ्रॉड कहलाते हैं, अगर कोई पर्सन उसके सब्सिक्वेंट परचेज में आता है स्मगल्ड गुड्स का, तो वो डीम टू हैव एन इंटेंशन टू कमिट फ्रॉड. वो जान रहा है कि वो स्मगल्ड गुड्स है और उसके बाद भी उसका आगे परचेज होता है, सब्सिक्वेंट परचेज होता है स्मगल्ड गुड्स का, तो डीम टू हैव इंटेंशन टू कमिट फ्रॉड. वो मान लिया जाएगा कि तुम्हारा इंटेंशन था कमिट फ्रॉड करने का और लायबल होगा पनिशमेंट के लिए. अगर लेकिन तब वो चीटिंग नहीं कहलाएगी जब उसको पता ही नहीं था कि वो स्मगल गुड्स है. अगर तुम जान रहे हो स्मगल गुड्स है, उसको आगे सब्सिक्वेंट परचेज कर रहे हो, तब वो होगा एक चीटिंग. अगर तुम्हें नहीं पता होगा तो नहीं होगा. नाउ बाय सैट इन केस ऑफ केतन पारेख वर्सेस सेबी, सर्कमस्टांसेस से पता कैसे चलेगा कि वो चीटिंग है कि नहीं है. दैट इंटेंशन टू कमिट फ्रॉड कैन बी डीम्ड इन सम केसेस वेयर इट इज नॉट पॉसिबल टू प्रूव लाइक इनसाइडर ट्रेडिंग केस बाय सीइंग सर्कमस्टांसेस लाइक नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन, फ्रीक्वेंसी एंड वैल्यू एक्सेट्रा. कुछ ऐसे होंगे जहां पे हमें पता नहीं चलेगा कि वो फ्रॉड है कि नहीं है, तो उन सब केसेस में हम सर्कमस्टांसेस देखेंगे लाइक नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन कैसा था, उसकी फ्रीक्वेंसी क्या थी, कितनी बार हुआ और वैल्यू क्या थे, उस बेसिस पे हम उसे फ्रॉड कमिट करेंगे. नाउ अनलॉफुल गेन और लॉस मे और मे नॉट एक्चुअली अकर बट स्टिल लायबल फॉर फ्रॉड इन अदर इंग्रेडिएंट्स प्रेजेंट. इसे कहने का मतलब है कि जब भले अनलॉफुल गेन और लॉस अगर ना हुआ लेकिन स्टिल वो एक फ्रॉड के लिए लायबल होगा अगर अदर इंग्रेडिएंट्स अवेलेबल हैं. अगर अदर इंग्रेडिएंट्स में क्या होंगे, इंटेंशन टू डिसीव और डिसीव से किसी का हार्म हुआ हो, इंटेंशन टू डिसीव एंड डिसीव टू हार्म सम पर्सन. नाउ क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट अंडर सेक्शन 405. क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट के बारे में पता करेंगे. इसका मतलब क्या होता है, अक्यूज वाज इंटरेस्टेड विद प्रॉपर्टी, किसी अक्यूज को इंटरेस्ट किया गया था किसी प्रॉपर्टी का और डोमिनियन दिया गया था उस प्रॉपर्टी का, और उसने यूज किया उस प्रॉपर्टी को, वायलेट किया और यूज करते हुए वायलेट किया ऑब्जेक्ट का और उसे डिस्पोज ऑफ कर दिया अगेंस्ट द लॉ के अगेंस्ट और अगेंस्ट द कॉन्ट्रैक्ट वेयर एक्सप्रेस और अप्लाइड इंटर्ड विद हिम. किसी को प्रॉपर्टी इंटरेस्ट किया गया, उसने उस प्रॉपर्टी का यूज किया, वायलेट किया और ऑब्जेक्ट और उसको डिस्पोज ऑफ किया प्रॉपर्टी को, अगेंस्ट किया लॉ के और अगेंस्ट किया कॉन्ट्रैक्ट के वेदर एक्सप्रेस और अप्लाइड जो उसने उस कॉन्ट्रैक्ट में इंटर किया था. नाउ 406 टॉक्स अबाउट द पनिशमेंट फॉर क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट. क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट अंडर सेक्शन 406 आता है कि अगर 405 का कॉन्ट्रावीट करोगे तो तुम पनिशमेंट आएगी तुम्हारे 406 में, वो 3 year imprisonment और फाइन और बोथ. एग्जांपल्स हैं हमारे कुछ. एन एम्प्लॉयर डिडक्टेड प्रोविडेंट फंड फ्रॉम वेजेस ऑफ एम्प्लॉय बट फेल टू डिपॉजिट विद प्रोविडेंट फंड अथॉरिटीज इज लायबल फॉर क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट. एम्प्लॉयर ने अपने एम्प्लॉय का प्रोविडेंट फंड डिडक्ट किया लेकिन उसे प्रोविडेंट फंड अथॉरिटी के पास जमा ही नहीं किया, तो वो क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट है. Now example 2, an employer deducted employee state insurance वही है from wages of employee but failed to deposit with ESI authority is liable for criminal breach of trust. जैसे कि वहाँ प्रोविडेंट फंड को डिडक्ट किया लेकिन पे नहीं किया प्रोविडेंट फंड अथॉरिटी को, सेम यहाँ पे ESI डिडक्ट किया एम्प्लॉय का लेकिन ESI अथॉरिटीज को वो पे नहीं किया, तो क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट हो जाएगा. ए बीइंग एग्जीक्यूटर ऑफ विल डिसऑनेस्टली मिसअप्रोप्रिएट्स प्रॉपर्टी लायबल फॉर 405. एक बंदे ने एग्जीक्यूट किया डिसऑनेस्टली मिसअप्रोप्रिएट किया किसी का प्रॉपर्टी, तो वो लायबल होगा 405 के अंदर. इन लॉज एक्यूज ऑफ मिसअप्रोप्रिएटिंग श्रीधन, किसी की एग्जांपल है कि इन लॉज ने अगर अपनी बहू का धन जो है ये उम्मीद पे रखा था कि उसको आगे दे देंगे और वो उस गहने को किसी अपनी बेटी के साथ अपनी बेटी की शादी में से दे देना, ये होगा श्रीधन वाला तुम्हारा लॉ. इन एक्यूज ऑफ मिसअप्रोप्रिएटिंग श्रीधन विच वॉज इंटरेस्टेड टू देम बाय देयर डॉटर इन लॉ, लायबल अंडर सेक्शन 405. इसका केस लॉ था प्रतिभा रानी वाला. ना होता है वेयर हाउस कीपर इंटरेस्टेड विद गुड्स मिसअप्रोप्रिएट्स प्रॉपर्टी अंडर सेक्शन 405. वेयर हाउस कीपर को गुड्स दिया गया था ये और उसने मिसअप्रोप्रिएट किया प्रॉपर्टी का, तो 405 के अंदर आएगा. नाउ क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट के एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स क्या हैं, इन केस में पता चलेगा. हेल्ड इन द केस सुप्रीम कोर्ट इन वी आर दलाल केस दैट इफ फर्स्ट एलिमेंट ऑफ इंटरेस्टिंग और डोमिनियन ओवर द प्रॉपर्टी इज मिसिंग देन इट इज नॉट अ क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट. देखिए क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट क्या था कि उसको इंटरेस्ट की गई प्रॉपर्टी, उसने वो यूज किया प्रॉपर्टी, वॉलेट किया हो ऑब्जेक्ट को, उसे डिस्पोज ऑफ किया हो अगेंस्ट किया लॉ के अगेंस्ट किया कॉन्ट्रैक्ट के, लेकिन अगर पहला ही एलिमेंट इंटरेस्टिंग और डोमिनियन ओवर द प्रॉपर्टी ही मिसिंग है तो क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट कैसे हो सकता है. ना ओंकार मिश्रा केस में आता है क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट मींस इंटरेस्टिंग द प्रॉपर्टी टू पर्सन एंड दैट पर्सन मिसयूजिंग इट. मतलब इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टी और पर्सन ने उसका मिसयूज किया हो तब वो क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट में आता है. सूर्य लक्ष्मी कॉटन मिल लिमिटेड में आता है चेक इज आल्सो प्रॉपर्टी, चेक भी आल्सो प्रॉपर्टी है और उसका अगर एक्यूज मिसयूज करेगा हु वाज इंटरेस्टेड विद एंड मिसयूजेस इट देन इट इज लायबल अंडर सेक्शन 405. अदर टाइप्स ऑफ फ्रॉड अंडर आईपीसी. क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट ट्रस्ट बाय कैरियर के बाद कैरियर ने क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट किया हो अंडर सेक्शन 407 देन अप टू 7 years के इंप्रिजनमेंट एंड फाइन. क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट बाय क्लर्क एंड सेवरमेंट अंडर सेक्शन 408. मतलब 405 टू 409 आता है आपको क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट. 405 टू 409 आपको क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट बताता है. 405 में हमने ये भी पढ़ा और हमने कुछ केस और पढ़े. 406 हमारा पनिशमेंट बताता है.
नाउ 407 कैरियर ने क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट किया तो 7 years imprisonment and fine, क्लर्क ने किया तो 7 year imprisonment and fine. 408 409 में आता है by public servant criminal breach of trust by public servant and banker agent etc. up to 10 years of imprisonment and fine. कुछ केस लॉ है बग्गा सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब में लिखा है that accused a government servant collected arrears of tax but deposited it after 5 months. that उसने गवर्नमेंट सर्वेंट था जिसने टैक्स कलेक्ट किया अरियर्स टैक्स पर उसे डिपॉजिट ही नहीं किया, उसने 5 मंथ बाद डिपॉजिट किया तो लाइबल ओवर सेक्शन 409. बच्चू सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा में आया था that ग्राम सचिव कलेक्टेड टैक्स सेम वैसा ही है 648 फ्रॉम द 30 प्लेसेस बट डिड नॉट डिपॉजिट इट्स हेल्ड लायबल अंडर सेक्शन 409. ग्राम सचिव ने कलेक्ट किया और उसने भी पे नहीं किया तो 409 के तहत वो क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट में आएगा. गिरीश सैनी वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान में था that accused who brought stationery from the government money but made no entry of the official record and used for personal use. एक इसने एक्यूज ने क्या कहते हैं स्टेशनरी बाइक के गवर्नमेंट के पैसे से और उसने कोई ऑफिशियल रिकॉर्ड्स नहीं बनाया, उसको पर्सनल यूज के लिए किया. 409 के तहत वो आएगा. मतलब 409 में बताते हैं ना कि पब्लिक सर्वेंट ने अगर क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट किया तो 10 years इंप्रिजमेंट और फाइन होगा. तो कुछ केस लॉ थे बग्गा सिंह, बच्चू सिंह एंड गिरीश सैनी ने, जिसने मतलब उनका लाइबल था पब्लिक सर्वेंट होकर उनकी लाइबिलिटी थी कि वो काम करे और उन्होंने नहीं किया तो 409 के तहत वो क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट में हो जाएंगे. नाउ केस लॉज ऑन चीटिंग. अब हम पढ़ते हैं चीटिंग. चीटिंग आता है हमारा 450 to 420. 415 बताता है डेफिनेशन ऑफ चीटिंग जो हमने यहाँ पहले ही पढ़ा है ये कि आईपीसी में फ्रॉड डिफाइन है, चीटिंग डिफाइन है. हमने चीटिंग के बारे में पढ़ लिया था जो कि था इंटेंट टू डिसीव एंड डिड समथिंग अंडर डिसेप्शन. अब वो नहीं होता तो डिसेप्शन नहीं होता और जरूरी नहीं कि वो फाइनेंशियल हार्म हो, बॉडी मेंटल और हार्म टू रेपुटेशन भी हो सकता है. तो हमने डेफिनेशन पढ़ी अंदर 415. कुछ केस लॉज है. मोटोरोला इनकॉर्पोरेटेड में वन ऑफ द एसेंशियल इंग्रेडिएंट ऑफ चीटिंग इज इंटेंशन टू डिसीव. हाइडिंग मटेरियल इन्फॉर्मेशन इज डीम्ड टू डिसेप्शन. इंटेंशन टू डिसीव होना चाहिए. कोई मटेरियल इन्फॉर्मेशन अगर हम छुपा रहे हैं तो वो डीम्ड टू डिसेप्शन है. मैनोजा में है रिमूविंग टैबैको फ्रॉम वन प्लेस इन अनदर विदाउट पेमेंट ऑफ एक्साइज ड्यूटी. चीटिंग एक्साइज ड्यूटी पे नहीं की है और रिमूव कर दी टैबैको को वन प्लेस टू अनदर, ये भी एक चीटिंग है. टीआर आर्या में था मेयर नेग्लिजेंस कैन नॉट बी ट्रीटेड एज चीटिंग विद वाजंट एनी डिसऑनेस्ट इंटेंशन. सिर्फ एक नेग्लिजेंस तुम्हारी चीटिंग नहीं कहलाती है बट एक डिसऑनेस्ट इंटेंशन होना चाहिए. मतलब कोई डिसऑनेस्ट इंटेंशन होना चाहिए तभी वो चीटिंग होगा. वाजंट एनी डिसऑनेस्ट इंटेंशन. तो टीआर आर्या में वो चीटिंग नहीं की. चीटिंग बाय पर्सनेशन. पर्सनेशन का मतलब होता है मिसरिप्रेजेंटिंग हिमसेल्फ टू बी समवन बाय अदर और नोइंगली सब्स्टिट्यूटिंग वन पर्सन फॉर अनदर पर्सन. 416 ये कहता है कि चीटिंग बाय पर्सनेशन मतलब वो पर्सन बना जो तुम हो नहीं या फिर किसी और पर्सन को वो पर्सन बनाना जो तुम वो है ही नहीं. He cheats to be pretending to be rich banker under section 416 attracted. हाँ मतलब किसी अगर कोई एक चीट कर रहा है ये बता रहा है कि वो एक रिच बैंकर है जबकि वो है नहीं तो उस पर 416 अट्रैक्ट हो जाएगा कि उसने चीटिंग बाय पर्सनेशन की है. और पनिशमेंट फॉर चीटिंग इज मेंशन इन द 417 1 year imprisonment फाइन और बोथ. चीटिंग इसकी अगर चीटिंग बाय पर्सनेशन है तो उसकी इंप्रिजमेंट होगी 3 years फाइन और बोथ. और नॉर्मल चीटिंग की होगी जो 415 होती है नॉर्मल चीटिंग, उसकी इंप्रिजमेंट उसकी पनिशमेंट है 1 year imprisonment और फाइन ऑफ बोथ अंडर 417. 418 चीटिंग बाय ट्रस्टी. कोई ट्रस्टी का चीट करा होगा 3 year imprisonment फाइन और बोथ. नाउ चीटिंग and inducing a person to deliver or dispose the property under section 420. प्रॉपर्टी में तुम्हारी मूवेबल और इमूवेबल प्रॉपर्टी दोनों आएगी. चीटिंग करना या फिर इंड्यूस करना किसी पर्सन को ताकि वो डिलीवर या डिस्पोज ऑफ कर सके प्रॉपर्टी को तो उसकी इंप्रिजमेंट है 7 years एंड फाइन. फिर है कुरिचन चको. कुरिचन चको में था promoters of a money making scheme in which investor was lured to give huge returns on their investment which was mathematically impossible. इस केस में ये था कि मैथमेटिकली इम्पॉसिबल एक रिटर्न्स को प्रमोटर्स ने कहते हैं वादा किया था कि वो इस इन्वेस्टमेंट के थ्रू इतना देंगे. वो वर हेल्ड गिल्टी फॉर चीटिंग अंडर सेक्शन 420. Ibrahim versus state of Bihar में that were accused transferred the property believing it to be the property but later on discovered that he was not the owner cannot be held liable for cheating. एक्यूज ने ट्रांसफर किया प्रॉपर्टी को बिलीव करते हुए कि उसकी प्रॉपर्टी ये उसकी प्रॉपर्टी है बल्कि पता चला कि वो उसकी थी ही नहीं. कैन नॉट बी हेल्ड लायबल फॉर चीटिंग क्योंकि उसको खुद ही नहीं पता था कि वो उसकी प्रॉपर्टी है. बिलीविंग उसको लगता था कि वो उसकी प्रॉपर्टी लेकिन उसको खुद बारे में पता चला कि वो उसकी प्रॉपर्टी थी ही नहीं. लेकिन उसने चीटिंग क्या होता है चीटिंग का मेन इंग्रेडिएंट होता है इंटेंशन टू डिसीव. यहाँ उसका इंटेंशन डिसीव करना था ही नहीं. यहाँ तो उसे खुद नहीं पता था कि उसकी प्रॉपर्टी उसकी खुद की है तो वो चीटिंग नहीं होगा. श्रुति एंटरप्राइज दैट मेयर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट दैट चीटिंग. ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट करना चीटिंग नहीं है. वो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट लॉ के अंदर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की अलग रेमेडीज हैं लेकिन मेनली ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट चीटिंग नहीं है. इंटेंशन टू डिसीव समवन is cheating. Fraudulent deeds and disposition of property. अब now 421 to 424 fraudulent deed and disposition of property का मतलब है प्रॉपर्टी का fraudulently dispose of करना या deed में करना. Dishonest or fraudulent removal, concealment and disposition of property to prevent its distribution among creditors. Creditors के amongst प्रॉपर्टी को छुपाना, फ्रॉडुलेंटली रिमूव करना, कंसील करना, डिस्पोज ऑफ करना ताकि उसे क्रेडिटर्स लेना जा सके. कंडीशन क्या है कि इंग्रेडिएंट्स क्या है. द अक्यूज रिमूव्ड कंसील्ड और डिस्पोज ऑफ द प्रॉपर्टी विदाउट एडिक्वेट कंसिडरेशन. उसने रिमूव की हो कंसील की और डिस्पोज की प्रॉपर्टी बिना एडिक्वेट कंसिडरेशन के और प्रिवेंट किया हो उसका डिस्ट्रीब्यूशन अमंग क्रेडिटर्स एंड ही एक्टेड डिसऑनेस्टली और इसने डिसऑनेस्टली एक्ट किया हो. इसका कॉन्ट्रवेंशन करने पे आएगा 2 year imprisonment फाइन और बोथ. Now 422 dishonestly fraudulently prevent debt को prevent करना for being made available to creditors इसका है 2 year imprisonment fine और both. Now 423 executing or sales deed containing false consideration. sales deed में गलत consideration लिखना 2 year imprisonment सब में 2 year imprisonment fine और both है. 424 fraudulently removal or concealment of property 2 year imprisonment fine और both. Now forgery under section 463. forgery मतलब होता है fake documents बनाना. whoever makes any false document or false electronic records or part of document or electronic record with an intent to cause damage or earn wrongful gain if said to commit a forgery. false document और false record बनाना वो एक इंटेंट के साथ सामने वाले को डैमेज पहुंचाने के लिए या फिर wrongful gain कमाने के लिए forgery कमिट करता है. इसकी पनिशमेंट है punishment for forgery is mentioned under section 465 which is 2 year imprisonment fine और both सेम है. फिर आता है केस का रामचंद्रन. टू constitute forgery document must be made with fraudulent intention. fraudulent intention के साथ वो डॉक्यूमेंट बनना चाहिए तभी forgery होगा. परमिंदर कॉल में आता है alteration of document is not forgery unless the intention to cause injury or wrongful gain is there. मतलब सिर्फ alter करना डॉक्यूमेंट forgery नहीं है. एक इंटेंशन होना चाहिए सब में वही एक इंटेंशन टू डिसीव होना चाहिए, इंटेंशन टू मेक फॉल्स डॉक्यूमेंट होना चाहिए तभी वो क्या कहते हैं कॉन्स्टिट्यूट करता है forgery में.
नाउ दी केस लॉ बलबीर कौर में टीचर मेंशनिंग हिज फॉल्स एक्सपीरियंस ऑफ टीचिंग इज नॉट अ फ्रॉड। टीचिंग में सिर्फ ये बताया कि उसकी फॉल्स एक्सपीरियंस थी टीचिंग की, जबकि उसने ये नहीं क्लियर किया कि वो एक गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट के उसके एक्सपीरियंस है कि नहीं है। वो एक फॉर्जरी नहीं कहलाता क्योंकि उसका इंटेंशन को डिसीव करना नहीं था। Now fraud under section SEBI under SEBI regulation, fraud under the prevention of fraud and unfair trade practices relating to securities market of India। इसमें कुछ हैं जो हमें फॉलो अप करने पड़ेंगे। फॉलोइंग शैल बी ट्रीटेड एज फ्रॉड, वो सारे फ्रॉड कहलाएंगे। नोइंग मिसरिप्रेजेंटेशन ऑफ ट्रूथ एंड कंसीलमेंट ऑफ मटेरियल फैक्ट, मिसरिप्रेजेंटेशन ऑफ ट्रूथ करना या फिर कंसील करना मटेरियल फैक्ट, प्रॉमिस मेड विदाउट इंटेंशन टू परफॉर्म इट, प्रॉमिस करना विदाउट उसे परफॉर्म करने के लिए, सजेशन टू अ फैक्ट व्हिच इज नॉट ट्रू, ऐसे सजेशन देना जो सही नहीं है, रिप्रेजेंटेशन मेड रेकलेसली विदाउट नोइंग व्हेदर इट इज ट्रू और फॉल्स, ऐसे रिप्रेजेंटेशन बनाना जानते हुए भी कि वो ट्रू है कि नहीं है, विद एनी एक्ट व्हिच एनी लॉ डिक्लेयर एज फ्रॉडुलेंट, कोई ऐसा एक्ट जिसे लॉ डिक्लेयर करे फ्रॉडुलेंट एंड डिसेप्टिव बिहेवियर ऑफ अ पर्सन, किसी का डिसेप्टिव बिहेवियर। सो दिस इज ऑल अबाउट द चैप्टर नंबर 4, फ्रॉड अंडर कंपनीज एक्ट एंड फ्रॉड अंडर इंडियन पीनल कोड, फ्रॉड, चीटिंग, फ्रॉडजरी, ये सब हमने देख लिया। अंडर कंपनीज एक्ट, अंडर IPC, अंडर CRPC, अंडर बिजनेस डिक्शनरी, अंडर ब्लैक लॉ डिक्शनरी, हम सबके अंदर फ्रॉड को पढ़ चुके हैं। नोट्स टू दिस चैप्टर इज इन द डिस्क्रिप्शन बिलो। प्लीज लाइक दिस वीडियो, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल फॉर मोर कंटेंट लाइक दिस, एंड थैंक यू।